नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल, जनजागृति, एपिसोड नंबर 874। आज जिंदगी की जंग में मैंने एक अध्याय लिखा है। इसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है आदर्शवाद। ये आदर्शवाद है क्या चीज़? बहुत कठिन काम है आदर्शवादी होना। क्योंकि आदर्शवादी की सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि वो ये सोचता है, हर समय उसके मन में ये मंथन रहता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने जो कहा है उस पर मैंने चलना है, और जो मेरे उसूल हैं, जो मेरे प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत मैंने बनाए हैं, जिनकी मैंने चर्चा करी है, उस पर चलना। अब जैसे एक आदमी ये कहता है, यार मैं तो दारू नहीं पीता, या मैं अमुक चीज़ नहीं खाता। अगर वो ऐसा करते हुए दिखता है तो वो कुठाराघात होता है। तो आइए पहले उस पर बाद में करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक अनुच्छेद आपको सुना देता हूँ इस किताब का। इसमें कहता है, जो लोग आदर्शवाद के ढांचे में ढल जाते हैं, जो लोग आदर्शवाद के ढांचे में ढल जाते हैं, उन्हें पग पग पर असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है। इतनी पीड़ा होती है आदर्शवाद में, उन्हें पग पग पर असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है, क्योंकि कदम कदम पर उनके आदर्शवाद का विरोध से टकराना पड़ता है। क्योंकि कदम कदम पर उन्हें आदर्शवाद के विरोध से टकराना पड़ता है, क्योंकि वो आदर्शवादी है। उसको याद रखना है इस चीज़ का कि अगर फलानी पार्टी में मेरे माँ साहब मिलेंगे, मैं उनको प्रणाम करूँगा, उनको खाने के बारे में पूछूंगा। अगर मैं लाइन में लगा हूँ तो पहले उनसे कहूँगा, आइए सर, मैंने आदर्शवाद बना दिया कि मेरे आगे मेरे पीछे कोई महिला ना हो। कहीं पर हम भोजन की पंक्ति में खड़े हैं या कुछ लाभ लेने की पंक्ति में खड़े हैं, आदर्शवाद ये बनाया है कि यार महिलाओं को लाइन में मैं नहीं देख सकता, तो आपको लाइन तोड़ना पड़ेगा। लाइन तोड़ के आपको उनको देना पड़ेगा। हो सकता है उस समय आपके साथ में कुछ लोग हों जो आपके साथ जिन्होंने आना हो या जाना हो, तो वो उनको ये पसंद नहीं होगा। कई बार आदर्शवादी को ये होता है, यार छोड़ो यार उसको, वो तो आदर्शवादी आदमी है। वो बस में भी उसको महिला खड़ी दिखेगी, वो कहेगा आइए बैठिए। मेट्रो में भी वो कोशिश करेगा, आइए बैठिए। कोई बच्चे वाली महिला मिलेगी, नारी उसकी, लेकिन जो आपका साथ वाला होगा उसको शायद वो पसंद नहीं होगा और अगर ये अपने आदर्शवाद पर नहीं चलता तो उसको पीड़ा होती है। तो इसलिए उसने ये कहा है कि जो लोग आदर्शवाद के ढांचे में ढल जाते हैं, उन्हें पग पग पर असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है, क्योंकि कदम कदम पर उनके आदर्शवाद को विरोध से टकराना पड़ता है। अंततः लौटते लुढ़कते एक ऐसे दोराहे पर वो पहुंच जाता है जहाँ से, अब इस दोराहे को देखिए, ये बड़ा खतरनाक दोराहा है। ऐसे लुढ़कते लुढ़कते हुए ऐसे दोराहे पर पहुंच जाता है जहाँ से एक रास्ता अकेलेपन की ओर जाता है और दूसरा रास्ता समझौते की तरफ। ये दो रास्ते हैं, एक अकेलेपन का और एक समझौते का। अब वो अगर ऐसे लुढ़कते लुढ़कते वो इस जब कई बार वो ऐसे पहुंचता है तो वो क्या करे? आदर्शवाद पर चले अकेलेपन में, और नहीं तो दूसरा समझौता, यार चलो आप क्या करें, मुझे तो जाना है, आज मैं ये कानून अपने लिए तोड़ देता हूँ। और समझौते में आशा की एक किरण छिपी रहती है। और क्या छिपी रहती है? कि देर सवेर कोई वास्तविकता अथवा यथार्थ को समझ सकता है। यह स्पष्ट है कि आदर्शवाद का कोई अनुकरण या समर्थन करे अथवा न करे, इसकी प्रशंसा सब करते हैं ये अलग बात है कि कि इसकी जो प्रशंसा होती है वो सभी करते हुए कहता है कि देर सवेर कोई वास्तविकता अथवा यथार्थ को समझ सकता है। यह स्पष्ट है कि आदर्शवाद का कोई अनुकरण या समर्थन करे या न करे, लेकिन इसकी प्रशंसा सभी करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।
आदर्शवादी होना अच्छी बात है। अभी विवेकानंद, अब आज की राजनीतिज्ञों को आप देख लीजिए। मैंने अभी एक लाइन लिखी थी, कई लोगों ने पसंद किया कि यार आजकल अंबेडकर जी के और गांधी जी की माल्यार्पण बहुत होता है। उनकी जो स्टेच्यू होती है, मूर्ति होती है, उसका माल्यार्पण बहुत होता है। पर सवाल ये आता है उनके आदर्शों पर कौन चल रहा है, उनके दिखावे मार्ग पर चल कौन रहा है। बस काम अधिक है इसमें चाहिए, तो काम अधिक करना पड़ेगा, त्याग अधिक करना पड़ेगा, संयम अधिक करना पड़ेगा, क्रोध को पीना पड़ेगा, सामाजिकता को निभाना पड़ेगा। यदि आप ये कर सकते हैं तो आपका आदर्शवाद सफल होता है और निराशा नहीं होनी है, निराश नहीं होना है। आदर्शवादी लोगों का सम्मान तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। नमस्कार।